सोचिए, एक इंसान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है और फिर उसी कंपनी से उसे निकाल दिया जाता है। आज हम स्टीव जॉब्स की कहानी पर बात करेंगे, लेकिन देखिए, ये कोई टिपिकल सक्सेस स्टोरी नहीं है। हम उनकी असफलताओं, उनके संघर्षों और उस जबरदस्त वापसी की बात करेंगे जिसने एप्पल को और खुद उन्हें पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। आपने अपने ही हाथों से एक छोटे से गैराज में कंपनी खड़ी की, उसे एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बना दिया, और फिर एक दिन आपको उसी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा और गहरा झटका हो सकता है। पर सच कहूं तो यही वो पॉइंट था जहां से असली कहानी ने मोड़ लिया। लेकिन उस बड़े झटके तक पहुंचने से पहले आइए उनके शुरुआती दिनों और संघर्षों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जॉब्स का माइंडसेट कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ था। पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद लिया था। जब स्टीव कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की जीवन भर की सारी कमाई सिर्फ उनकी फीस में खत्म हो रही है। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। जी हाँ, इसके बाद का समय बहुत मुश्किल था। दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना और पेट भरने के लिए हर रविवार मीलों पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाना, ताकि कम से कम एक बार अच्छा खाना मिल सके। ये सब सुन के लगता है ना कि उनकी जमीनी हकीकत कितनी कड़ी थी। और इन्हीं मुश्किलों के बीच 1974 में वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने भारत आए। करीब 7-8 महीने उन्होंने यहाँ बिताए, अध्यात्म ज्ञान की तलाश में। और जब वो अमेरिका वापस लौटे ना, तो वो पूरी तरह से बदल चुके थे। भारत की इस यात्रा ने उन्हें जीवन की उथल-पुथल के बीच एक गजब का मानसिक संतुलन और नजरिया दिया। अब बात करते हैं उस पार्टनरशिप की जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया, स्टीव वोज़नियाक और स्टीव जॉब्स की साझेदारी। जब एक कॉमन फ्रेंड बिल फर्नांडिस ने इन दोनों को मिलवाया, तो मानो दो बिल्कुल अलग ताकतें आपस में मिल गईं। एक तरफ थे स्टीव वोज़नियाक, एकदम जीनियस इंजीनियर। उनका दिमाग नए आइडियाज और बेहतरीन मशीनें बनाने में चलता था। और दूसरी तरफ थे स्टीव जॉब्स, जिनके पास एक विजन था। उन्हें पता था कि इन मशीनों को पैकेज कैसे करना है और दुनिया को कैसे बेचना है। वोज़नियाक की इंजीनियरिंग और जॉब्स की मार्केटिंग, ये कॉम्बिनेशन सच में कमाल का था। इन दोनों की जुगलबंदी का पहला बड़ा कारनामा बड़ा ही दिलचस्प है। उन्होंने कहीं पढ़ा कि टेलीकॉम नेटवर्क्स की फ्रीक्वेंसी को हैक किया जा सकता है। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर एक डिवाइस बना डाली जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लू बॉक्स। ये डिवाइस फोन कंपनी के सिग्नल्स की हूबहू नकल करती थी। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने लॉस एंजल्स में अपने एक रिश्तेदार को बिल्कुल मुफ्त में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर ली। ये उनके तकनीकी कौशल का एक बहुत ही रोमांचक प्रदर्शन था। पर इस ब्लू बॉक्स की कहानी में एक खतरनाक मोड़ भी आया। एक बार किसी ने इस डिवाइस को छीनने के लिए उन पर बंदूक ही तान दी। गन पॉइंट पर होना यकीनन एक डरावना अनुभव था, लेकिन इसने जॉब्स की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि वो जो तकनीक बना रहे हैं ना, उसकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। लोग इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस यहीं से एक बड़े बिजनेस का बीज बोया गया। और इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसी कंपनी को जिसने दुनिया बदल दी। चलिए, एप्पल के बनने और फिर से उसी असफलता के दौर की तरफ चलते हैं। एप्पल की शुरुआत उसी मशहूर पारिवारिक गैराज से हुई। एक दिन जॉब्स एक सेब के बगीचे से होकर लौटे थे और वहीं से उन्हें ये नाम सूझा, एप्पल। बड़ा ही सिंपल, लेकिन एकदम अलग। यहीं पर दोनों ने मिलकर एक ऐसा लक्ष्य तय किया जो उस समय किसी पागलपन से कम नहीं लगता था। उन्हें एक साथ मिलकर क्रांतिकारी बिलियन डॉलर प्रोडक्ट्स बनाने थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। एप्पल 3 और लीजा कंप्यूटर्स मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हो गए। इस असफलता का परिणाम इतना भयानक था कि 1985 में स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। इमेजिन कीजिए, अपनी ही बनाई दुनिया से बेदखल होना। यह एक कुचल देने वाली वास्तविकता थी। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब बारी थी नेक्स्ट पिक्सार और एक अभूतपूर्व वापसी की। एप्पल से निकाले जाने का ये दौर हार मानने का नहीं, बल्कि कुछ नया करने की जिद का दौर था। 1985 में उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की। अगले ही साल 1986 में उन्होंने ग्राफिक्स कंपनी पिक्सर को खरीदा, जो आगे चलकर डिज्नी के साथ पार्टनरशिप में एनिमेशन की दुनिया में छा गई। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 1996 में एप्पल ने $427 मिलियन में नेक्स्ट को ही खरीद लिया। मतलब
जॉब्स वापस एप्पल में आ गए और अंततः 2007 में उन्होंने आईफोन लॉन्च किया और तकनीक की दुनिया में तहलका मचा दिया। जब जॉब्स सीईओ के रूप में वापस लौटे तो उन्होंने एक कठोर लेकिन बहुत ज़रूरी फैसला लिया। उस वक्त एप्पल के पास करीब 450 प्रोडक्ट्स की एक पूरी दिशाहीन भीड़ थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उन 450 प्रोडक्ट्स को घटाकर सिर्फ 20 अत्यंत केंद्रित प्रोडक्ट्स पर ला खड़ा किया। ये उनके एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा सबूत था। और ये बदलाव उनके एक बहुत ही कोर फलसफे पर टिका था, उत्पाद मत बेचो, सपने बेचो। उनका दृढ़ विश्वास था कि एप्पल सिर्फ उपभोक्ताओं को सामान या डिब्बे नहीं बेच रहा है, बल्कि वो लोगों को ऐसे टूल्स दे रहा है जिनसे वो अपने विजन को, अपने सपनों को सच कर सके। आइए अब उनके जीवन के अंतिम और शायद सबसे गहरे पहलू पर बात करते हैं, जीवन की नश्वरता और उनकी विरासत। आपने 2005 में दिया गया उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो मशहूर भाषण शायद सुना हो। उसमें उन्होंने कहा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये कोई साधारण लाइन नहीं थी, ये उनका माइंडसेट था। बिना आत्मसंतुष्ट हुए लगातार नई सीमाओं को पार करना और हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखना। और ये सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक विचार पढ़ा था जिसने उन्हें हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर जीने की प्रेरणा दी। लगातार 33 सालों तक, जी हाँ, 33 सालों तक वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से सवाल करते रहे कि क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं। और जब उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ तो इस विचार ने और भी गहराई ले ली। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है, जो पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। खैर, उनके इस गंभीर पहलू के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प और अजीब किस्सा भी जुड़ा है। क्या आपको पता है कि वो हर 6 महीने में एक नई कार लीज पर लेते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय एक कानूनी खामी थी जिसका फायदा उठाकर उन्हें अपनी कार पर नंबर प्लेट नहीं लगानी पड़ती थी। ये छोटा सा किस्सा दिखाता है कि उनका अनूठा और परफेक्शनिस्ट नजरिया उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में किस कदर बसा हुआ था। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि गिरने, उठने और दुनिया को अपना नजरिया देने की कहानी है। जाते जाते हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखेगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अपनी विरासत और जीवन के असली मकसद को समझने के लिए इससे शक्तिशाली विचार शायद ही कोई और हो।